नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, तमिलनाडु में सरकार तो बन ही गई है और तमिलनाडु में जो सरकार बनी है उस सरकार के ऊपर एक नया संकट आ गया है। हालांकि अभी तक ये इस तरह का ये पहला इलस्ट्रेशन है। इससे पहले इस प्रकार के संकट आते तो रहे हैं, लेकिन बाकी सरकारों पर या पॉलिटिकल पार्टियों पर तो वो सब मिटिगेट होते रहे। लेकिन इस बार जो पीआईएल दाखिल हुई है और ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में पड़ी है। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन हम सब जानते ही हैं, डबल बेंच, इस समय डबल जजेस की बेंच बैठी हुई है और वो पीआईएल सुन रही है। उसने नोटिस भी इशू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को बुलाया है कि इस पर जवाब दीजिए। अब इलेक्शन कमीशन को बुलाने का मतलब है कि ये प्रिमा फेसाई कोर्ट ने ये मान लिया है कि इस मामले में कुछ जान है। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं एआईएमआईएम की पार्टी को लेकर या फिर आम आदमी पार्टी की पीआईएल को लेकर, तो वो दोनों ही रिजेक्ट हुई थी। उनके अपने ग्राउंड हुआ करते थे। आम आदमी पार्टी करप्ट पार्टी है, ऐसा एलिगेशन लगाया गया था। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रिजेक्ट किया, लेकिन प्रिमा फेसाई ही रिजेक्ट कर दिया गया था। उस पर सुनवाई नहीं हुई, उस पर केस आगे ही नहीं बढ़ा। क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्योंकि कोर्ट ने कहा इस प्रकार की फ्रिवलेस पिटिशंस लाते रहते हैं लोग, आते रहते हैं, ये इसमें कोई जान नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये मानकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पिटीशन को डिसमिस किया, क्योंकि उसमें ये एलिगेशन लगाया गया था कि ऑनरेबल कोर्ट को रिफ्यूज़ कर दिया। ऑनरेबल कोर्ट को रिफ्यूज़ कर दिया, कोर्ट में जाने से मना कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया, अदालत में नहीं प्रेजेंट होंगे। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को नहीं मानता, उसको पॉलिटिकल पार्टी चलाने का अधिकार नहीं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन को डी रजिस्टर कर दिया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि इसको डी रजिस्टर नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इंडिविजुअल कंटेम्प्ट का मामला बनता है, ये पूरी एसोसिएशन के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला नहीं बनता। इसी प्रकार एआईएमआईएम पार्टी के खिलाफ भी हाई कोर्ट में आया था और उसमें भी यही कहा गया था कि साहब ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो भारत की वैल्यूज़ हैं, उसको नहीं मानते। ये नाम इस्लामिक नाम से बना हुआ है और किसी धर्म विशेष के नाम से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती। और ये मुसलमान हैं, यानी कि मुसलमानों के लिए काम करेंगे, तो ये धर्मनिरपेक्ष भारत में ये पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती है। ऐसा कहते हुए एआईएमआईएम के खिलाफ आया था, लेकिन उसमें भी कोर्ट ने मना कर दिया। बोले नाम अकेले रखने से कुछ नहीं होता, उसका जो मैनिफेस्टो है, उसके अंदर के जो कंटेंट हैं या उसका जो बायलॉज है, वो बायलॉज ऐसा नहीं कहते। इसलिए पार्टी का नाम रखने से अगर रख गया है, चल गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब टीवीके के डी रजिस्ट्रेशन का मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया है, स्वामीनाथन जी की अदालत में आया है और उन्होंने नोटिस कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इस केस में थोड़ी जान है और जो एलिगेशन लगाए गए हैं टीवीके के मामले में वो गंभीर हैं और मुझे लगता है उनमें डेप्थ है और उनकी डेप्थ को समझना आवश्यक है, क्योंकि केस स्टडी की तरह इसको लेना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या कि विजय ने अपनी जो चुनाव लड़ा, उस चुनाव में नए तरह की पॉलिटिक्स की। ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी जल्दी कैसे आ सकती है। और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि विजय एक एक्टर हैं और उनको लिखी हुई स्क्रिप्ट अगर मिल गई है तो वो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। अब लिखी हुई स्क्रिप्ट किसकी है? LTTE की है, जिसकी वो तारीफ करते हैं, या फिर कोई विदेशी शक्ति की है ये, या फिर भारत विरोधी शक्तियों की है, या फिर उनकी अपनी पार्टी में उन्होंने कोई स्क्रिप्ट राइटर रखा हुआ है जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और विजय उसको परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब अच्छा लग रहा है। लेकिन यहां पर विजय ने टीवी पर और सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट चलवाया था। उस कंटेंट में छोटे बच्चों को दिखाया गया था कि वो अपने माँ बाप से कह रहे हैं कि वोट डालो, नहीं वोट डालोगे तो मैं ब्ला 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 कर दूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा। ये माइनर बच्चे थे, छोटे बच्चे थे जिनका ऐड दिखाया गया, जिनको और पूरे प्रदेश के छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस में लिया गया। छोटे बच्चों को मजबूर किया गया कि वो अपने पिता और माँ, बाबा, दादी, परिवार के लोगों को इस स्तर पर कन्विंस करें कि वो टीवी को वोट दें। और ये इसके इलस्ट्रेशन भी बनाए गए। अब ये मामला इलस्ट्रेशन बना लिए गए और ये मामला जो है वो डायरेक्ट पब्लिक अपील का था, यानी कि पब्लिक में सीधी अपील की गई, डिजिटल प्रोपेगेंडा फैलाया गया। इस डिजिटल प्रोपेगेंडा की वजह से पिटिशनर का कहना है कि टीवीके को वोट मिलना स्वाभाविक हो गया या लोग मजबूर हो गए बच्चों की वजह से कि वो टीवीके को वोट दें।
टीवी के सत्ता में आ गई और सत्ता में आने के बाद उसने जिस प्रकार से बाकी एमएलएस को तत्काल उनको 11 एमएलएस की चिट्ठी मिल गई, उसके बाद एआईएडीएमके भी टूटकर उनके साथ आ गई। ये सब पिटीशन में उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा खेल है, ये करप्शन का मामला है, इस पर एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। इसके अलावा पीआईएल में ये कहा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 का वायलेशन है और ये पार्टी को डी रजिस्टर करने के लिए बताता है। इसमें 2 डायरेक्शंस दिए गए हैं, देख लीजिए। एक ये है कि इमोशनल कोअर्शन ऑफ वोटर्स, यानी कि वोटर्स को इमोशनली प्रताड़ित किया जाए, इमोशनल प्रताड़ित किया जाए, उनको अंदर से झकझोर दिया जाए, उनको अंदर से लगे कि नहीं ये सब गलत हो रहा है। ऐसा इमोशनल क्रूएलिटी वोटर्स के साथ की जाती है तो फिर ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आती है। दूसरी बात कहा गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजरी थ्रेट, कि तुमको नुकसान हो जाएगा, तुम अगर वोट नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। अक्सर हमने देखा है ममता बनर्जी लगातार कहती आई हैं कि वोट नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा। ये जो इमोशनल कंडीशनिंग है, ये बच्चों के माध्यम से चाइल्ड राइट वॉच फ्लैग द पार्टीज एक्शन ऑन द ह्यूमन साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये जो चाइल्ड राइट के तमाम ऑर्गेनाइजेशन देश में काम करते हैं, वो चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि बच्चों को इन्फ्लुएंस किया गया, बच्चों का उपयोग किया गया और बच्चों का उपयोग ये गलत हो गया। यानी कि ये इन्होंने उसका जो मेन कंसर्न है इलेक्शन कमीशन का, उसको तोड़ दिया है, इसलिए इनको डी रजिस्टर किया जाए। ये लैंडमार्क केस हो सकता है। डी रजिस्ट्रेशन के लिए 2-3 चीजें समझ लीजिए कि अभी तक भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डी रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन डी रजिस्टर हो नहीं सकती है ऐसा नहीं है। डी रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिटिकल डिस्टिंक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। पहली बात, डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन और डी रजिस्ट्रेशन, ये 2 टर्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डी रिकॉग्निशन का मतलब होता है लूजिंग नेशनल और स्टेट स्टेटस ड्यू टू पुअर इलेक्शन परफॉर्मेंस। तो डी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी, है, ठीक है, डी रिकॉग्नाइज्ड हो गई क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी होने के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। दूसरा, डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं कि पार्टी को पूरा एब्सोल्यूट इरेज कर दीजिए और पार्टी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से ही गायब हो जाए, काम पार्टी एग्जिस्ट करने से सीज कर जाए, पार्टी चल ही नहीं सकती। अब आप सोच लीजिए, 2002 में इस तरह का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव जनरल पावर टू डी रजिस्टर ए पार्टी, यानी कि इलेक्शन कमीशन को डी रजिस्टर करने की जनरल पावर नहीं है। वंस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29 कैपिटल ए, अ पॉलिटिकल पार्टी आइडेंटिटी इज स्टेचुरी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल कंप्लेंट। अब सिविल की कंप्लेंट अगर उनके खिलाफ होती हैं तो कह दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 29 कैपिटल ए में एक बार रजिस्टर हो गई कोई पॉलिटिकल पार्टी तो फिर उसको डी रजिस्टर नहीं किया जा सकता, और तमाम तरह की सिविल कंप्लेंटों के आधार पर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये लेकिन नेशनल कांग्रेस का मामला था और 2002 का मामला था। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है, मतलब कर नहीं सकते, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन ऑनरेबल कोर्ट ने उस समय डी रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए। पहला, फ्रॉड। रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन जो लिया गया है वो फ्रॉड या फोर्जरी, गलत डॉक्यूमेंट या फ्रॉड करके लिया गया है, सही बातें नहीं बताई गई इसलिए लिया गया है। नॉमेनक्लेचर इंटरनल पार्टी का चेंज कर दिया गया है, पार्टी इंटरनल रूल्स आर चेंज टू अबंडन कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजियंस, यानी कि वो कह रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजियंस है इनको बदल देता है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है उस इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा वो कुछ और ही कहानी बताए पड़े हैं। और अनलॉफुल वैंस ग्रुप इज डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल एसोसिएशन बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर वो ग्रुप ऐसा काम, आपको याद होगा कि अभी बहुत सारी ये जो मुस्लिम वाला चक्कर चला था, इसमें कुछ पार्टियों को ये भी कहा जा रहा था कि भाई इनकी अनलॉफुल असेंबली है,
और अनलॉफुल असेंबली, अगर पार्टी बनाकर कोई अनलॉफुल असेंबली करता है तो केंद्र सरकार के द्वारा उस पर एलिगेशन लगाया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको अनलॉफुल असेंबली घोषित कर दी जाती है कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है अनलॉफुली असेंबल होता है, मतलब गलत कुछ करने के लिए बने हैं, इसलिए इनको हम इनके खिलाफ मुकदमा करते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं। तब ये इस्तेमाल होता है, इलेक्शन कमीशन को डीरजिस्टर कर सकता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन जनरली डीरजिस्टर नहीं कर सकता। 3 ग्राउंड हैं, फ्रॉड, नॉमेनक्लेचर और अनलॉफुल बैन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर इसको डीरजिस्टर किया जा सकता है। अब इसमें AIMIM का केस आया था और आम आदमी पार्टी का केस आया था, मैंने दोनों आपको बताने की कोशिश करी। इसके अलावा घोस्ट पार्टीज, रियल वर्ल्ड ड्राइव्स, घोस्ट पार्टीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैसिव पर्ज ऑपरेशन 2022 से 24 के बीच में आता है, तो इलेक्शन कमीशन ने 300 पार्टी को रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी घोषित किया है और कारण बताया है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए, फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए, नॉन एग्जिस्टेंस फिजिकल ऑफिस नहीं बता पाए और सब नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हम इनको अनरिकॉग्नाइज करते हैं। डी रजिस्टर नहीं किया, अनरिकॉग्नाइज किया कि भाई इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो अपने लोकल नाम लिखवाकर मर्जी हो वो करें। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्राइक का भी मामला आता है, UAPA के मामले सामने आ जाएं, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के UAPA के मामले आ जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करता है। PFI इसका एक बड़ा इलस्ट्रेशन था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आप सोच लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन लाइक द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन पॉलिटिकल विंग्स आर सिस्टमैटिकली इरेज्ड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज बुक। ये जो PFI का मामला था ये वैसा ही था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी किताब से इनका नाम हटा दिया था। यानी कि डी रिकॉग्नाइज्ड हो सकती है, डी रजिस्टर भी हो सकती है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये बताया, हाई कोर्ट से पिटिशनर ने कहा कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया गया था, उनके वीडियोस बनाए गए थे और पूरे प्रदेश के बच्चों को इन्फ्लुएंस में लेकर उनके खिलाफ क्रूशियल या फिर यह कहे क्रूअल इन्फ्लुएंस में लिया गया था ताकि वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। ये तो पहले तो चाइल्ड वेलफेयर के खिलाफ जाता है, बच्चों के अधिकारों के खिलाफ जाता है। माइनर बच्चे हैं, माइनर बच्चों की वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई, उनके मीम्स बनाए गए और उनके द्वारा ये ऐड चलाए गए, भले ही सोशल मीडिया पर और बाकी मीडिया पर चलाए गए हों। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो कहता है उसके खिलाफ जाते हैं। सेक्शन 123, सेक्शन 29 कैपिटल A के खिलाफ जाता है। इसलिए इस पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर देना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने बात करते समय इलेक्शन कमीशन से पूछा क्या वाकई में ये सही बात है, क्या बच्चों का इस्तेमाल किया गया है, कोई एविडेंसेस आप हमें बताएंगे और आप क्या कहते हैं ये मुझे बताइए। क्योंकि अगर वाकई में बच्चों के द्वारा ऐसा किया गया है जैसा कि पिटिशनर कह रहे हैं तो ये ग्राउंड बनता है और ये पॉलिटिकल पार्टी डी रजिस्टर की जा सकती है। अब सवाल बड़े बड़े पैदा होंगे, पॉलिटिकल पार्टी अगर डी रजिस्टर हो जाती है, पहली पार्टी होगी जो डी रजिस्टर होगी टीवी के, अगर डी रजिस्टर हो जाती, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ CBI इन्वेस्टिगेशन की भी बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई इनके खिलाफ CBI इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए कि एक पार्टी स्ट्रक्चरल वे में इतनी जल्दी कैसे आ सकती, इसके पीछे कोई बड़ा करप्शन का मामला बनता है। एक दिन के अंदर 11 समर्थन पत्र हासिल कर लेना, ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला भी हो सकता है और कोई बड़ी स्क्रिप्ट का मामला हो सकता है। इसलिए इनको डी रजिस्टर किया जाना चाहिए, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है और CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो TVK का मामला है ये पूरा पहले से प्लांटेड है? आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट है जिस पर विजय काम कर रहे हैं, जैसे वो फिल्मों में काम करते हैं, वो स्क्रिप्ट के अनुसार ही डायलॉग बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट के अनुसार ही फंक्शन कर रहे हैं, वो जननायक बनकर बिल्कुल जैसी स्क्रिप्ट उनकी मूवियों में, जननायक मूवियों में होती है, वैसी ही स्क्रिप्ट पर वो काम कर रहे हैं? क्या ये भारत के नए जेलेस्की होंगे या फिर ये भारत के नए केजरीवाल बनेंगे? आप सोचकर इस पर ज़रूर लिखिएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर बच्चों को, और देखो ऐसा असंभव नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस गाय और बछड़ा चिन्ह इस्तेमाल करती थी, लेकिन कांग्रेस के गाय और बछड़े में 1975 में पिटीशन चली गई और ये कहा था कि गाय और बछड़े की फोटो की वजह से लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। भारत जो है गौ माता की पूजा करने वाला है, बहुत सारी महिलाएं गाय की फोटो देखकर उस पर क्लिक करके आई थी, इसलिए इनका चुनाव अवैध घोषित किया जाए।
और किया भी गया था। उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा था। तब नया चुनाव चिन्ह जो हाथ का पंजा है वो अली का पंजा, वो अलग बात है। जो हाथ का पंजा है वो हाथ का पंजा इस्तेमाल किया गया था। आप सोच लीजिए कि ये ग्राउंड हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस में लेने के ग्राउंड बन सकते हैं, बच्चों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस में लेना और उनका इस्तेमाल करना, क्योंकि पहले हो चुका है, इमरजेंसी लग चुकी है, देश भर में बवाल हो चुका है और उसके बाद ही देश की पॉलिटिक्स बदली थी। क्या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अब बदलने वाली है? आप कानून का हवाला मैंने एक एक आपको बताया, मैंने इलेक्शन कमीशन के जो नियम हैं उनको बताने की कोशिश करी, मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आई पिटीशनें और रिजेक्ट हुई पिटीशनें, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मामला हो, चाहे AIMIM का मामला हो, और चाहे वो आम आदमी पार्टी की PIL रिजेक्ट हुई हो, इन सभी को बताने की कोशिश की। आप क्या कहते हैं, आपके मन में क्या है और आप इसको कैसे लेते हैं, ये मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर से लिख कर बताएंगे, ताकि हमारी टीम को भी कुछ ज्ञानवर्धन हो सके और उसको भी कुछ ज्ञान मिले और वो आपके अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार फिर से रिसर्च करके कुछ नया ढूंढ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।